नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी कार्की शुक्ला। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट का री एग्जाम जारी, शाम के 5:15 बजे तक चलेगी परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को दिलाया भरोसा, कहा निश्चिंत होकर दें परीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में हुआ योगाभ्यास। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोलकाता में हुआ मुख्य कार्यक्रम। पीएम ने कहा, दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है योग। समंदर में बढ़ी भारत की ताकत, नौसेना में शामिल हुए 3 स्वदेशी युद्धपोत। प्रधानमंत्री बोले, शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य जरूरी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। इजरायल के लेबनान पर हमलों के कारण तनाव बरकरार। ईरान का होर्मुज बंद करने का दावा, अमेरिका ने दर्ज की आपत्ति। और महिला T20 विश्व कप में आज जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका से होगा सामना, सेमीफाइनल की रेस में अहम मुकाबला। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलकाता के रेड रोड पर हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। सफेद टी शर्ट और सफेद पैंट पहने प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लोगों के साथ योगासन किए। करीब 40 मिनट के सत्र के दौरान पीएम मोदी प्रतिभागियों के बीच घूमते नजर आए। उन्होंने योग प्रोटोकॉल के अनुसार किए जा रहे आसनों को करीब से देखा और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें सही तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कई मौकों पर प्रतिभागियों की मुद्राएं ठीक करने में भी उनकी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है, जो विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करता है। इक्कीस जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में पहुंची, जहां उन्होंने योगाभ्यास किया। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लेह में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लेह में स्पितुक फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी उनके साथ योग किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग एक ऐसी पद्धति है जो शरीर को पोषित करती है, मन को शांत करती है और आत्मा को ऊपर उठाती है। हमें योग को मिली इस मान्यता पर विशेष गर्व है। The International Day of Yoga is more than a celebration of physical exercise. It is a recognition of ancient gift from Bharat to the humanity. Our rishis and munis, through years of meditation, austerity and spiritual inquiry, developed a holistic system that nurtures the body, calms the mind, and elevates the soul. We are especially proud that the global recognition of yoga, Honorable Prime Minister Sriman Narendra Modi ji has called upon the international community to adopt a day for yoga, describing it as a gift of India to the ancient, from the ancient tradition of India to the globe. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर नई दिल्ली में आयोजित एक सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि जब समय अशांत हो उस समय मन को शांत रखने के साथ साथ धैर्य, संतुलन और हमारी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए भी योग आज की आवश्यकता है। इसलिए आज हमें योग को हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम संतुलित और बेहतर निर्णय कर पाएंगे। आज ये योग दुनिया के अंदर, सभी देशों के अंदर व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ, संतुलित, धैर्य और आत्मचिंतन के साथ उसका जीवन स्वस्थ रहे, ये योग आज पूरी दुनिया का उत्सव बन चुका है। भारत की प्राचीन योग परंपरा का प्रभाव दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कनाडा के टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया। ये कार्यक्रम ओंटारियो विधानसभा भवन के ऐतिहासिक परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारत के कॉन्सुलेट जनरल महावीर सिंघवी ने कहा कि योग एक ऐसी शक्ति है जो भाषा, संस्कृति और देशों की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ती है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग आज भी स्वास्थ्य, शांति और संतुलित जीवन का सबसे प्रभावी माध्यम है। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। इस थीम के अनुरूप
सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में योग विशेषज्ञों, वेलनेस संगठनों और सामुदायिक नेताओं ने भी भाग लिया। इस दौरान योग के जरिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ इसका आयोजन किया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ, संतुलित और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जापान के टोक्यो में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश विदेश सभी जगहों पर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इसी क्रम में शनिवार को रियाद में 500 से ज़्यादा लोगों ने इकट्ठा होकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। यह सऊदी अरब में योग की बढ़ती लोकप्रियता और सेहत व भलाई को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने योग की व्यापक लोकप्रियता और शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक सेहत पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी दी। देश भर में आज नीट यूजी 2026 परीक्षा जारी है। पेन पेपर मोड में हो रही परीक्षा के लिए 564 शहरों में लगभग 5,440 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि पेपर लीक रोकने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। एयरफोर्स ने नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर देश भर के अलग अलग जोन तक पहुंचाए हैं। नीट यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम के नियमों में बदलाव किए हैं। परीक्षा का समय 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। और नीट परीक्षा से पहले एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल छात्रा सृष्टि दुबे की मदद के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्वयं आगे आए। सृष्टि 14 जून को हुए एक भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसमें उनकी 9 पसलियां टूट गईं और फेफड़ों में गंभीर चोट आई। उन्हें बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा और कुछ समय तक वेंटिलेटर पर भी रखा गया। इसके बावजूद सृष्टि ने नीट परीक्षा देने का संकल्प नहीं छोड़ा। उनके पिता ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए से विशेष व्यवस्था की मांग करते हुए अनुरोध किया था कि छात्रा को चिकित्सा सहायता के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। मामले की जानकारी मिलने पर शिक्षा मंत्री ने स्वयं छात्रा के परिजनों से बात की और आवश्यक सहायता सुनिश्चित की। एनटीए ने सृष्टि के लिए परीक्षा केंद्र पर अलग कमरा, मेडिकल टीम, डॉक्टर्स की मौजूदगी और स्टैंड बाय एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। छात्रा को ग्राउंड फ्लोर पर विशेष बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि वह अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद परीक्षा दे सके। सृष्टि के माता पिता ने शिक्षा मंत्री और एनटीए का आभार जताते हुए कहा कि इस सहयोग से उनकी बेटी का डॉक्टर बनने का सपना जीवित रह सका। यह पहल कठिन परिस्थितियों में भी छात्रों के सपनों को पूरा करने की दिशा में संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण बनकर सामने आई है। राजस्थान के अजमेर में नीट परीक्षा से पहले बुर्का पहनकर परीक्षा देने पहुंचे एक अभ्यर्थी को प्रवेश को लेकर कुछ देर असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थी कुलसुम बानू ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र पर उन्हें बुर्का और दुपट्टा हटाने के लिए कहा गया, जबकि उनका कहना था कि एनटीए के दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित सुरक्षा जांच के बाद उन्हें परीक्षा देने की अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई और विवाद सुलझा लिया गया। अजमेर नॉर्थ के सीओ शिवम जोशी ने बताया कि निर्धारित समय के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है। प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं और बुर्के को लेकर पैदा हुआ भ्रम भी दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमों को स्पष्ट किए जाने के बाद मामला शांतिपूर्वक सुलझ गया और परीक्षा केंद्र पर सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी अन्य विवाद के प्रवेश दे दिया गया। जो समय निर्धारित था उस समय के आधार पर बच्चों को प्रवेश देकर अब एंट्री बंद कर दी गई है और जो
बुर्के को लेकर जो इशू हुआ था वो भी सॉर्ट आउट हो गया। वो कुछ नियमों को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं थी, जो बाद में क्लियर उच्चाधिकारियों से वार्ता करके क्लियर कर दिया था और सब सॉर्ट आउट हो गया। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से सभी बच्चों को प्रवेश दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश निर्मित 3 पोत नौसेना में शामिल किए। इन पोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और इनका निर्माण कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैरीटाइम के बिना कोई राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, सर्वेक्षण पोत, संशोधक और पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत अग्रेय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना में शामिल किया। उन्होंने कहा कि समुद्र के आर्थिक और सामरिक महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा जरूरी है। भारत के मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियानों से बीते 12 साल में नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश एक बड़े विजन के साथ ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। शिप निर्माण क्षेत्र में भी भारत ने प्रगति की है। ये सभी पॉलिसी रिफॉर्म के परिणाम हैं। भारत अब दुनिया के बाजार में सिर्फ एक रक्षा सामग्री का खरीदार देश नहीं है, बल्कि एक निर्माता है और एक निर्यातक है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। लेकिन 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें, तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, सागरमाला योजना, मल्टी मॉडल नेटवर्क सभी मिलकर शिप निर्माण डिजाइन को एक नई गति दे रहे हैं। भारत का बढ़ता सामर्थ्य 21वीं सदी के नए भारत, विकसित भारत का उद्घोष है। 17 महीनों में ये दूसरी ट्राई कमीशनिंग है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रेय और आईएनएस संशोधक के निर्माण में 200 से ज्यादा एमएसएमईज ने अपना योगदान दिया है। आज विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस है। ऐसे में
आईएनएस संशोधक का समुद्र में उतरना और भारत के लिए नई खोज करना इस बात का पर्याय है कि भारत विश्व मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। आईएनएस संशोधक से मैं विशाल बेरिस्टो, कैमरामैन सौरभ के साथ डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मेधावी छात्र छात्राओं को पदक और उपाधियां प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जनजातीय समुदायों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। साथ ही जनजातीय समाज की भागीदारी को भी आवश्यक बताया ताकि विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के लक्ष्य और वर्ष 2047 के संकल्प को जन भागीदारी से जोड़ते हुए सभी वर्गों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना शायद सर्वांगीण विकास होगा और 2047 का सपना शायद इससे ही परिपूर्ण होगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम। इसीलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय ज्ञान और शिल्प परंपरा के अध्ययन को सभी देशवासियों के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह परंपरा न केवल सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि ज्ञान और कौशल का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में बेटियों की अधिक संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे समाज के लिए सकारात्मक संकेत बताया। जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर अध्ययन सभी देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचार और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक। ये हमारी बेटियों के निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प और देश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अमेरिका ईरान के बीच डील से जुड़ी हुई खबर को लेकर। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड पहुंच गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर कलिपाफ कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, सुरक्षा, केंद्रीय बैंक और तेल क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को खत्म करने की कोशिशों के तहत अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। जल्द ही दोनों देशों के बीच शांति वार्ता शुरू होने की खबर है। हालांकि 60 दिन के युद्ध विराम पर सहमति के बावजूद ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अमेरिकी सेना का कहना है कि समुद्री मार्ग खुला है और जहाज़ों की आवाजाही जारी रहेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि शांति वार्ता सफल होने तक इस मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस बीच लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी रहने से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।